हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर नंबर 10 के जो एसेशन रीजन क्वेश्चंस हैं उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 जो आपका सर्कल्स का जो चैप्टर है उसमें जो एसेशन रीजन क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे कि कैसे इनको एग्जाम में हैंडल करेंगे हम लोग। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने और वीडियोस जो इससे पहले प्रीवियस लेसन की वीडियोस हैं वो देख ली होंगी। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो उनको आप जरूर देखें क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसेशन रीजन क्वेश्चन और 2 मार्क्स का आपको आना है। ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड है। आपको आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको कोई भी कमी इसमें या कोई भी आपको कोई भी चीज़ में मिस नहीं करनी है। ठीक है ना, तो प्रीवियस चैप्टर्स के आप लेसन जरूर देख लें, वीडियो जो एसेशन रीजन बेस पे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी। और चैप्टर नंबर 1 का तो मैं आपको कहूँगा कि आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें कैसे उसको हैंडल करना है, क्या है और क्यों आते हैं, किसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे चैप्टर सर्कल्स के क्वेश्चंस पर। ठीक है ना, ज़्यादा तो शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें। और अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा सा बैकग्राउंड बता दूं कि व्हाट आर एक्चुअली बेसिक ये एसेशन रीजन क्वेश्चंस आर। ठीक है ना, ये क्या है बेसिकली एसेशन रीजन क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको 2 पार्ट दिए होंगे। ठीक है, एक तो होगा पहले एसेशन पार्ट। एसेशन मीन्स होता है एक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है ना, उसकी ट्रूथ हमको चेक करनी है, वेदर दैट इज ट्रू, ट्रूथफुलनेस उसकी चेक करनी है, वेदर ट्रू और फॉल्स। हमको सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि एसेशन हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, फिर हम चेक करेंगे क्या, फिर आते हैं उसके बाद रीजन पार्ट होगा एक। ठीक है, रीजन ए आर लिखा होगा। रीजन पार्ट में उस एसेशन से रिलेशन में रिलेटेड कुछ चीजें दी होंगी, कोई एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई एक अनदर स्टेटमेंट दिया होगा, हमको वो भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट इज ट्रू और नॉट। थर्ड पार्ट में जो हम चेक करेंगे वह इफ इट इज ट्रू, अगर वो रीजन ट्रू है देन वी विल चेक वेदर द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन और नॉट, मतलब एसर्शन को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं रीजन, मतलब एसर्शन का और रीजन का कोई रिलेशन है कि नहीं, क्या एसर्शन को जस्टिफाई करने में उस रीजन का हमने यूज किया कि नहीं किया। समझ रहे हैं, ये 3 स्टेप हैं। जब आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसके आंसर में भी आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। ऑप्शन का विशेष ध्यान देना है आपको। 4 ऑप्शन होंगे, एक फिक्स पैटर्न है इसका। ठीक है ना, जो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा ओनली 4 ऑप्शन आर देयर, वो फिक्स है, वही ऑप्शन होंगे सारे क्वेश्चन में, वही ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन में क्या होगा, अगर इफ ए आंसर आप कब टिक करेंगे, व्हेन योर assertion is true and reason is also true, or at the same time the reason is explaining the assertion correctly, in that case आपका आंसर ए होगा। ठीक है, मतलब कि assertion तो ट्रू है, आपने चेक वेरीफाई कर लिया, फिर आपने वेरीफाई किया कि रीजन भी ट्रू है, फिर आप क्या करेंगे, ये भी आप अगर आपको लग रहा है, ये भी अगर है कि जो रीजन पार्ट है वो assertion को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई करता है, उसको सपोर्ट करता है, इट मीन्स योर आंसर विल बी ए। बी कब होगा, इफ योर assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट बट द रीजन पार्ट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं करता, रीजन है तो सही, स्टेटमेंट सही है, मैथमेटिकली दैट इज करेक्ट बट दैट इज नॉट सपोर्टिंग द assertion पार्ट। इन दैट केस योर आंसर विल बी बी। और बी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, आंसर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कंफ्यूजन जो होता है सबसे ज्यादा बी में ही होती है, क्योंकि ए में तो सारा कुछ ठीक है तो फिर तो ठीक ही है, बी में बहुत बड़ी ज्यादा गड़बड़ियां होती है, इसलिए इस पर आप ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें। सी कब होगा, व्हेन assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसको क्लियर कट है, assertion ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो आपका आंसर सी हो गया। डी कब होगा, डी तब आंसर आप टिक करेंगे जब आपका assertion ही फॉल्स हो जाए। अगर assertion फॉल हो जाए तो आपको सीधा आंसर डी करना है, फिर आपको रीजन पार्ट में को चेक करना ही नहीं है। ठीक है ना, आपका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको रीजन पार्ट में फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीजन पार्ट आपका ट्रू होगा या नहीं होगा वो तो फिर उसका ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास तो ऑप्शन ये है इफ assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो रीजन ट्रू हमारा assertion फॉल्स आ गया ना, तो रीजन ट्रू भी होता है तब भी तो ठीक है, नहीं फॉल्स भी होता है तब भी हमसे इससे कोई आंसर में हमारा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। तो सबसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये ऑप्शन लगाए हैं यहाँ पर, देखो 4 ऑप्शन ऐसे ही आपके होंगे, सबके लिए कॉमन है, इसलिए मैंने सबके लिए कॉमन लिख दिया है ताकि बार बार आप लिखना ना पड़े। ठीक है ना, दीज ABCD पोर्शन आर कॉमन फॉर ईच क्वेश्चन अंडर दिस कैटेगरी एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना,
तो नाउ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या है, इफ इन अ सर्कल the radius of the circle is 3 centimeter. If in a circle the radius of the circle is 3 centimeter and the distance of a point from the center of the circle is 5 centimeter, then the length of the tangent will be 4 centimeter. ठीक है, ये एसेसन दिया है। पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। एक सर्कल दिया आपको, ठीक है, सर्कल इज गिवन, एक सेंटर इसका ओ होगा, जो भी मान लेते हैं, एक सेंटर है और एक पॉइंट दिया है। इस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, इट इज गिवन 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। यानी एक पॉइंट कोई सपोज मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लूँ 5 सेंटीमीटर, तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है और सर्कल का जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ रहे बात को, कभी भी आप इंटीरियर मत लेना इसको, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर ना, और ये पॉइंट एक जो एक्स्ट्रा दिया है वो दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इट मींस दिस पॉइंट इज डेफिनेटली इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, राइट। नाउ द थर्ड कंडीशन इज इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहां से आप जो टेंजेंट खींचेंगे, क्योंकि किसी भी आप जानते हैं यू नो दैट ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट lying in the exterior of the circle, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द these tangents are equal। दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं आप किसी पॉइंट से। ये पॉइंट ले लिया मैंने, इससे मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट खींच सकता हूँ सर्कल को, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक टेंजेंट की बात करनी है अभी, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है ना, ओ पी, सपोज दिस इज योर क्यू। नाउ इसको मिलाएंगे, ठीक है, ऐसी दिस इज योर 3 सेंटीमीटर, रेडियस का 3 सेंटीमीटर है वो, राइट, एंड दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इट सेज द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर कहता है। अब हमको यही वेरीफाई करना है क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। इफ इट इज ट्रू तो फिर हमारा आगे चेक करेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या देखो एंगल कैसे चेक करेंगे, आप बहुत सीधी जानते हैं, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों होगा बेटा, बिकॉज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप जानते हैं ना, इसका रीजन क्या लिखेंगे, द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब ये एंगल 90 होगा। इफ दिस इज 90 तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, फिर ये राइट एंगल हो गया ना पीओ की, तो पीओ की राइट एंगल हो गया, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। दिस इंप्लाइज एंगल सॉरी पी क्यू स्क्वायर प्लस इसके, देखो इस राइट एंगल के लिए हाइपोटेनस ये होगा पीओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीओ का स्क्वायर, राइट। ये तो पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करी, ठीक है ना, बिकॉज दिस एंगल इज योर 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर या पी क्यू में डायरेक्ट लिख दो इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, सॉरी पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो देखो पी ओ कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट लिख दो, माइनस ओ क्यू कितना दिया हुआ आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 9, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज एसएसएन इज करेक्ट। यही तो कह रहा है कि लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर, तो हेंस दिस इंप्लाइज assertion A is correct. Assertion A is true. या करेक्ट जो भी कर लो आप, इतना आपको वर्किंग करना पड़ेगा, लेकिन आप रब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एबीसीडी में आंसर देना है ना, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ट्रू है। अब आपका अगर ट्रू होता है असर्शन, तो आपको फिर रीजन पार्ट को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये फॉल्स हो जाता तो हम यहाँ पर सीधे आंसर डी कर देते। अगर ये रीजन 4 सेंटीमीटर नहीं आता, इसका मतलब असर्शन क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। इन दैट केस हमारा आंसर क्या होता, डी। लेकिन यहाँ पर असर्शन ट्रू है, तो वी विल प्रोसीड फर्दर, मीन्स वी विल चेक वेदर द रीजन पार्ट इज ट्रू और नॉट। अब रीजन पार्ट में क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अभी मैंने कहा ना, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एंड द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स आर इक्वल। ये आप जानते हैं, थ्योरम है, स्टैंडर्ड थ्योरम आपकी। बट ये तो ट्रू है, यानी इसका मतलब असर्शन ट्रू एंड रीजन ट्रू, करेक्ट। नाउ वी विल चेक वेदर दिस रीजन इज सपोर्टिंग दिस असर्शन और नॉट, इज whether the reason
आर इज जस्टिफाइंग दिस असर्शन और नॉट, क्या इसको जस्टिफाई करता है, मतलब क्या इसको सपोर्ट करता है, यानी क्या हमने इसका यूज इसको प्रूफ करने में, इसको वेरीफाई करने में हमने क्या यूज किया इसको। देखो हमने क्या ये वाली कंडीशन यूज की नहीं की, हमने तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई, या फिर एक थ्योरम ये लगाई कि द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। भाई दो ही तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाए, ये कॉन्सेप्ट तो हमने यूज ही नहीं किया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स the reason the assertion is true, the reason is true, but the reason is not correctly explaining the assertion। तो आंसर कौन सा होगा आपका बी। सो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रीजन से असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन जो है उसको सपोर्ट नहीं करता है, हमने उसका यूज ही नहीं हो रहा है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। इन दैट केस द आंसर इज बी, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पहले असर्शन और रीजन पार्ट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है, PA and PB are two tangents to a circle with center O such that angle AOB is equal to 110 degree, then angle APB is equal to 180 degree, sorry 80 degree, right। इसको पहले हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे whether it is true or not। देन द रीजन पार्ट में दिया हुआ अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो दोनों को हम पहले चेक करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, एक सर्किल है कहता है, ठीक है, वी हैव अ सर्किल लाइक दिस, ठीक है। P एंड PB आर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, सॉरी बेटर बना दो सर्किल, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। PA and PB are two tangents like this, ऐसे है ना। तो सर्किल विद सेंटर O such that AOB is equal to 110 डिग्री। AOB कितना दिया बेटा, AOB is equal to 110 डिग्री दिया हुआ, राइट। देन एंगल APB is equal to 180 डिग्री। APB सॉरी 80 होगा नहीं होगा, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत कर चुके होंगे, ठीक है ना। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल, देखो फटाफट कर रहा हूं, ठीक है। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, सॉरी एंगल PAO, सॉरी नॉट PAB, एंगल PAO, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू एंगल PAO। इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है ना। क्यों, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली यही कंडीशन यहाँ पर लगती है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इट मींस दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो मैं लिख देता हूँ एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस, तो इन क्वाड्रिलेटरल, सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है ना, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB कितना हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दी है आपको पुट कर लो, आप सब्स्टिट्यूट करो। PAO आपको कितनी होगी दी हुई है, इट इज 90 डिग्री, अभी आपने ऊपर निकाला है ना, प्लस AOB कितना दिया हुआ आपको 110 डिग्री, ठीक है, प्लस PBO कितना दिया, अभी 90 डिग्री निकाला आपने, ठीक है, प्लस APB आपको निकालना है, एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस, देखो कितना हो गया 90, 90 कितना हो गया 180, 180 में आपको क्या करना है 110 प्लस करना है, कितना हो गया 290, ठीक है ना।
290 हो गया। आप सिंपली ऐसे करो ना, आप 90 कितना हो गया, 180 हो गया ना, 180 माइनस 110, अभी प्लस मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी हो जाएगा। 360 माइनस 180 कितना हो गया, 180, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो APB कितना निकल गया, 70 डिग्री, बट हियर इट इज सेइंग इट इज 80 डिग्री। क्या कह रहा है, 80 डिग्री होगा। क्या ये असर्शन ठीक है? इसका मतलब इट मीन्स असर्शन इज फॉल्स। दिस इंप्लाइज असर्शन इज फॉल्स। असर्शन फॉल्स है, फिर तो आपका काम 50% बिल्कुल हल्का हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, रीजन पर आपको जाना ही नहीं है, अब रीजन को आपको पढ़ लो जरूर, और यहाँ देख भी लो कि ये रीजन क्या है। रीजन ऑल्दो द रीजन इज करेक्ट, लेकिन इससे आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। क्यों? और सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट टेंजेंट, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये रिलेवेंट है, ट्रू तो है, ठीक है। और उसको जस्टिफाई करता है नहीं करता, ये तो हम इसको डिस्कस करना ही नहीं है, बिकॉज द आंसर इज डी। पहले हम आपको मिल गया, इन दैट केस आंसर इज डी। सो द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका, डी आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना। चलिए, आपको यानी अगर आपका असर्शन फॉल्स हो गया तो आपका समझो काम बहुत हल्का हो जाता है और आपका आधा काम बच जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, पहले इसका असर्शन पार्ट पढ़ते हैं। क्या है, इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ आपको। ठीक है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। AB क्या है, कॉर्ड है। AB कौन सा है, दिस वन इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एंड AC इज अ डायमीटर। AC क्या है, एक डायमीटर है, तो फिर BC भी एक अंदर कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन किया हुआ है डायमीटर सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ACB, दिस एंगल इज 50 डिग्री इफ AT is the tangent to the circle। AT क्या है, टेंजेंट दिया है at A, then angle BAT is equal to 50 डिग्री। BAT यानी ये एंगल कह रहा है, ये भी आपका 50 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो इसको पहले जस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं whether true or not। एंड रीजन पार्ट में दिया at one point of a circle infinite number of tangents can be drawn। ठीक है ना। पहले तो हम असर्शन पोर्शन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे कि हमें ये वेरीफाई करेंगे कि क्या ये एंगल 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 50 और डिग्री और नॉट। कैसे करेंगे, देखो AC जो डायमीटर, AC इज अ डायमीटर, डायमीटर है ना, दिया है। तो क्या है, आप जानते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो दिस इंप्लाइज सो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा बेटा, ABC में क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आप लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ABC कितना है आपको देखो, ABC 90 डिग्री अभी आपने निकाला ना, 90 डिग्री प्लस एंगल ACB कौन सा है, ACB आपको दिया है 50 डिग्री है। ठीक है, प्लस एंगल BAC आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50, 140 माइनस 180 माइनस 140 इट इज इक्वल, ऐसे लिख लो आप, 180 माइनस 140 डिग्री इट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल कितना आपका 40 डिग्री आ गया। दिस एंगल कौन सा एंगल, BAC वाला एंगल। ठीक है ना, दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 40 डिग्री। नाउ अब क्या है, आपको वेरीफाई करना है ना। अब कैसे पता लगा, एंगल CAT, एंगल CAT कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगेन रेडियस है, तो रेडियस है, डायमीटर भी तो एक वही एंगल है ना, डायमीटर या रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट आपको दिया हुआ है और ये क्या है, रेडियस है, यानी ये डायमीटर है तो ये रेडियस होगा ना। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल C यानी CAT इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो एंगल CAT 90 डिग्री हो गया,
लेकिन एंगल सी ए बी कितना हो गया, सी ए बी तो आपने अभी 40 निकाला ना, तो एंगल बी ए टी, देयरफॉर सो एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल सी ए टी में से आप क्या करोगे, एंगल किसको घटाओगे आप, बी एस सी को, ठीक है ना, समझ में आया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी ए टी कितना है आपका, देखो ये पूरा 90 डिग्री आपने प्रूफ किया, और बी ए टी कितना आपने निकाला 40 डिग्री, तो इसका मतलब आपका सी ए टी जो एंगल आ गया आपका, सॉरी बी ए टी जो एंगल आ गया वो कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, बी ए टी 50 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स योर असर्शन इज करेक्ट। यहाँ पे तो 50 दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज assertion A is correct। एक assertion क्या है आपका, ठीक है, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है ना। तो assertion ट्रू है, तो अब आपका काम बढ़ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन भी चेक करना पड़ेगा, whether true or false, and then whether the reason is supporting the assertion or not, ठीक है ना। दोनों चीज आपको पहले आपको चेक करना है, ट्रू और फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हो गया तो फिर आपको ये बात चेक करना है कि वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉल्स है तो क्या वेरीफाई करेगा, जब कोई स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो फिर आपको अगला स्टेप नहीं चेक करने की जरूरत है ना। तो आपको रीजन देखो, एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्किल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है। एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्किल, देखो इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, किसी भी सर्किल के इस सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल। एक सर्किल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स, बिकॉज एट वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है ना। एक सर्किल के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो इट मीन्स इनफाइनाइट नहीं खींच सकते। इनफाइनाइट कब खींच सकते हैं, एक सर्किल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर्किल में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। सर्किल इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो वी कैन ऑलवेज ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल, बट at one point of a circle we can draw only one tangent, right? So this statement is not correct, it means this is false, it means reason is false। so answer क्या हो गया आपका, ये तो बहुत आसान काम है। the answer is C वाला होगा ना, assertion is correct but reason is false। तो answer is correct, क्यों, क्योंकि assertion आपका सॉरी रीजन आपका false है। so hence correct answer is C, ठीक है ना। इतना आपको लिखना नहीं है इसमें, ठीक है ना। करेक्ट आंसर सी आपको खाली टिक करना है, बट ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि आपको कैसे एक्चुअली एनालाइज चीजों को करना है, ठीक है ना। चलिए अगले में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 में पहले एसेशन पार्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। एसेशन पार्ट क्या है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल, ठीक है। ये आपको एसेशन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि क्या रियली स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। देन रीजन में क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये दिया हुआ आपको रीजन है। पहले हम एसेशन पार्ट को चेक करेंगे। अभी क्या दिया हुआ है इसमें, एसेशन पार्ट में क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक इसका डायमीटर है, ये सपोज वो इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा एंड अनदर टेंजेंट यहाँ पर खींचा, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा सा उसको एज्यूम कर लीजिए, ये ए बी एक टेंजेंट है, सी डी एक और टेंजेंट खींचा, ठीक है ना, और पॉइंट ये पी और ये पॉइंट क्यू पर टेंजेंट खींचा। हमें चेक करना है वेदर ए बी इज पैरेलल टू सी डी और नॉट, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है, दो टेंजेंट खींचे गए हैं। तो अगर द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, इस डायमीटर के एंड में हमने दो टेंजेंट खींचे, तो हमें चेक करना है पैरेलल है या नहीं है। तो क्या होगा, देखो कैसे चेक करेंगे, ये देखो ये क्या होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इट विल बी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ये जो जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, कौन सी थ्योरम लगेगी आपको, द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट की जो जहाँ पर टेंजेंट की सर्कल को टच करता है, वहां से हम अगर रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री।
तो क्या हो गया, मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर रीजन एंगल ए या ए क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये भी तो एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा ना, क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये ओपी क्या है, रेडियस है। सिमिलरली एंगल डीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों 90 डिग्री हो गए। अब ये क्या है, दोनों देखो ये इसके लिए, बट दीज आर, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, देखो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना, और वो इक्वल हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते तो क्या होता है, इसका मतलब जो लाइंस होती हैं जो देखो ये ट्रांसवर्सल है ना, इसमें ये ए बी, अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं किया कि हमें ये पैरेलल है या नहीं है। अभी तक हम देख रहे हैं ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल पी क्यू काट रही है। इस केस में क्या है, दो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ए क्यू पी कह सकते हैं आप, ओ एक ही बात है पी, ठीक है ना, और डी पी क्यू कह सकते हैं। दीज टू एंगल्स आर पेयर, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स, बट दिस मीन ए बी इज पैरेलल, ये तभी संभव होता है जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, तो दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इट मीन्स क्या है, रीजन इज assertion इज करेक्ट, दिस मीन्स assertion ए इज करेक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपको रीजन पार्ट देखना है, भाई assertion करेक्ट है तो इसका मतलब आपका काम बढ़ गया ना, तो रीजन पार्ट देखना है कि रीजन ट्रू है कि नहीं है। रीजन क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, यही तो हमने यूज किया, यही तो स्टेटमेंट हमने यूज किया इसको जस्टिफाई करने के लिए। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू भी है, और दिस रीजन पार्ट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली, ठीक है ना, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है और ट्रू भी है, सब कुछ ठीक है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्यों, और असर्शन इज करेक्ट, ट्रू, रीजन इज ट्रू, एज वेल एज रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली और जस्टिफाइंग द असर्शन या एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली, इट मींस और आंसर इज ए। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए, सब कुछ ठीक है, तो आंसर इज ए, ठीक है। बोथ assertion ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion ए, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का वाले हम assertion पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़िए assertion क्या लिखा हुआ है, PQ is a tangent to a circle with center O at the point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then angle OQP is equal to 45 डिग्री। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है whether this is true or not। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, रीजन पार्ट को देखेंगे। रीजन पार्ट में क्या करता है, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। फिर इसको भी चेक करेंगे और देखेंगे कि इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट में आप assertion को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और एक टेंजेंट PQ इज अ टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। P पे कोई टेंजेंट है ऐसे, ठीक है, दिस पॉइंट इज P और ये सेंटर इसका एक O है, ठीक है, O है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, ये Q है आपका, ठीक है ना। दिस इज द फिगर, क्या है, PQ इज अ टेंजेंट, देखो PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक है। इफ ट्रायंगल OPQ, OPQ क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OPQ is isosceles triangle, is an isosceles triangle, then triangle O, angle OPQ is 45 degree, OPQ is 45 degree, OQP सॉरी, OQP ये 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब आइसोसेलेस होगा, देखो एक चीज तो तय है, आप जानते हैं एंगल क्या, ये एंगल कौन सा होगा, ये दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये तो क्यों,
बिकॉज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका P है, यहाँ से हमने एक रेडियस ड्रॉ करी OP, तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट PQ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये राइट ट्रायंगल है। अब आपको देखो सिंपली क्या दिया है यहाँ पर, ये भी पता लगाना है कि आइसोसेलेस है तो कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, पहले तो आपको ये भी सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा आपको क्या करना है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप 90 डिग्री अगर है तो आप 90 डिग्री, इसका मतलब राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का क्या मतलब है कि इसका जो हाइपोटेनस होगा वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है ना, वो तो उसके बराबर दो साइड, तो वो तो किसी के इक्वल हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो गया, जो हाइपोटेनस के अलावा जो दो अलग साइड्स हैं दे आर इक्वल। समझ रहे आप, राइट ट्रायंगल होगा तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट होती है ना, उसके अलावा दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं उसकी। ठीक है ना तो इसका मतलब हो गया कि यह एंगल ये है, तो इसका मतलब OQ क्या है, हाइपोटेनस होगा। इसमें OQ क्या है, देखो साइड जो OQ है यानी Q है, OQ इज द हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो लॉन्गेस्ट है ना, इसका मतलब इक्वल साइड्स कौन सी है इसकी, तो दिस इंप्लाइज जो गिवन है आइसोसेलेस होने का मतलब क्या हो गया कि OP इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो लॉन्गर साइड होगी, OP इज इक्वल टू PQ। OP इज इक्वल टू PQ है तो क्या हो गया, इस ट्रायंगल में अगर OP इज इक्वल टू दिस है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके अपोजिट, तो दिस इंप्लाइज, आप क्या जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी इनके जो अपोजिट में एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी OP के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, इस साइड एंगल Q, दिस इंप्लाइज एंगल Q। ठीक है, यानी इसको PQO कह लो आप, यू कैन से एंगल PQO इज इक्वल टू कितना, OP इज इक्वल टू PQ कौन सी साइड है, देखो ये PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, एंगल O, यानी POQ, एंगल POQ। ठीक है ना, ये बराबर होंगे। बट अगर ये बराबर होंगे और ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज एंगल POQ, सपोज एंगल POQ ट्वाइस एंगल, हमें कौन सा निकाला था OPQ ना, OQP है, इसको OQP लिख दूं मैं, OQP। ठीक है ना, OQP, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल OQP इज इक्वल टू, देखो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एंड एट द सेम टाइम दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दो एंगल क्या है, बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल OQP इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल OQP कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो यही आपको एसएसएन में क्या दिया हुआ है कि एंगल OQP इज 45 डिग्री। इट मींस क्या, इट मींस द एसएसएन पार्ट इज ट्रू, दिस मींस, दिस इंप्लाइज एसएसएन इज ट्रू, ये ट्रू है। अब आप क्या करेंगे, अगर एसएसएन ट्रू होता है तो आपका काम बढ़ गया, मींस आपको चेक करना है वेदर रीजन इज ट्रू और नॉट। ठीक है ना, तब तो रीजन देखते हैं, The lengths of two tangents drawn to a circle from an exterior point are equal। बिल्कुल ट्रू है, ये एक थ्योरम है, स्टूडेंट आप जानते हैं। मगर क्या ये जो रीजन पार्ट है ये इसको हमारे जो एसएसएन पार्ट को जस्टिफाई करता है, जस्ट सी वेदर वी यूज दिस स्टेटमेंट टू वेरीफाई आवर एसएसएन और नॉट। इन फैक्ट वी डिडंट यूज दिस, हमने इसको यूज नहीं किया। हमने क्या किया, हमने तो ये फैक्ट ट्रू जरूर है, करेक्ट है, मगर हमने इसको क्या किया, ये हमारे जो एसएसएन पार्ट को जस्टिफाई नहीं करता है। ठीक है ना, इसका इसमें कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, यानी ये इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। इसका हम अगर नहीं भी कहते हैं तब भी हम इसको एसएसएन को वेरीफाई कर पाए, हमने कोई और थ्योरम इसमें लगाई है। ठीक है ना, तो इट मींस आंसर इज कौन सा होगा, आपका एसएसएन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट the region part is not correctly explaining the SSN part, यानी not justifying the SSN part, it means your answer will be B। इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, B। और सबसे ज्यादा गलतियां जो बच्चे करते हैं वो B पार्ट में ही होता है, अधिकतर में क्या होता है B पार्ट में ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि C और D तो क्लियर कट है। C में क्या होगा, आपका अगर रीजन गलत है या फॉल्स है तो आपका C पार्ट होता है। D कब होता है, जब आपका एसएसएन ही रॉन्ग है। ए कब होता है, जब तीनों चीजें सही होती है, एसएसएन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसएसएन। तो कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट है सबसे ज्यादा ऑप्शन है वो बी पार्ट है, इसलिए आपको बी पार्ट में ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने सर्कल्स पे जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है
और आपको अच्छी लगती है, कुछ फ़ायदा होता है तो आप इनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक भी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।